British government give the permission to open bank in India after in 1860. इसी संदर्भ में 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई। इलाहाबाद बैंक की 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई। इन द अबव कॉन्टेक्स्ट Allahabad Bank was established in 1865। 1881 में अलायंस बैंक ऑफ शिमला, 1881 में अलायंस बैंक ऑफ शिमला in 1881। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक, स्थापित किया गया। एंड पंजाब नेशनल बैंक was established in 1894। यहां पर आगे लिखना है इसी में ही, पंजाब नेशनल बैंक पूंजी एवं देयता के आधार पर पूर्णतः भारतीय बैंक था, एक भारतीय बैंक था। पंजाब नेशनल बैंक वॉज पूंजी एवं देयता, कैपिटल एंड लायबिलिटी, यानी जिन लोगों ने पैसा जमा किया था वो भी भारतीय थे और जिन लोगों ने वो बैंक बनाया था वो भी भारतीय थे। पूंजी एवं देयता के आधार पर पूर्णतः भारतीय बैंक। पंजाब नेशनल बैंक वाज completely an Indian bank on the basis of capital and liability, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट लिखना अगले पॉइंट से, लेकिन जिसमें सबसे पहली बार भारतीयों ने हिस्सेदारी की जिस बैंक में, वो अवध कॉमर्शियल बैंक था। अवध रियासत थी, अंग्रेजों का सबसे फ्रेंडली स्टेट था। अवध के नवाबों ने 1881 में अपने यहाँ पर एक बैंक की स्थापना कराई थी। तो इसमें यह नोट लिख लीजिए, परंतु सीमित देयता के आधार पर अवध कॉमर्शियल बैंक पहला भारतीय बैंक था। बट ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी, Awadh Commercial Bank was first Indian bank। देखो, पूंजी माने जितने लोगों ने मिलकर बैंक लगाया, हम 10 लोगों ने ये किया। अब देखो, बैंक खोलने के लिए कुछ तो पैसा जमा होना चाहिए ना उसमें। हम लोगों ने किया 10 लोगों ने 10,000 जमा कर दिए। बाकी लोगों से कहा कि ठीक है अब आप जमा करिए। तो जिन लोगों ने पैसा जमा किया, पूंजी उसमें लगाई, वो लोग भी भारतीय थे। और जिन लोगों ने पैसा उसमें बाद में डिपॉजिट करना शुरू किया, यानी जिन लोगों का बैंक था वो भी भारतीय थे और जो ग्राहक थे इस बैंक के वो भी भारतीय थे। तो देयता किसकी होती है? ग्राहकों की होती है ना। मान लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इसमें से सवाल भी आया है, मैं आपको इसको भी समझाऊंगा। देखो, बैंक में आपने पैसा जमा किया, जो आपने अपना पैसा जमा किया बैंक में, वो बैंक का पैसा है या आपका है? आपका है ना। बैंक के ऊपर तो देनदारी हो गई और
आप कभी भी मांग सकते हो बैंक से, बैंक को देना पड़ेगा। इसको कहते हैं देयता, लायबिलिटी। जब भी बैंक से आप मांगोगे, बैंक को आपको देना पड़ेगा, वो उसकी देयता होगी, वो उसका एसेट नहीं होता बैंक का। इसीलिए बैंक नहीं चाहते उनके डिपॉजिट अकाउंट में बहुत पैसा रहे। आप बैंक में जा रहे हैं कभी, वो ना आपको स्कीमें बताने लगेंगे वहां पे, ये स्कीम है, इसमें निवेश कर दो, इसमें ये कर दो। अगर कोई ठीक ठाक मैनेजर होगा ना, तो देख वो पता रहता है किसके अकाउंट में पैसा ठीक ठाक है। तो जिसके अकाउंट में थोड़ा ठीक ठाक पैसा होता है ना, उसको वो बुला के केबिन में बढ़िया से चाय पिलाता है और फिर उसको अपनी कहानियां सुनाता है कि देखो इस स्कीम में पैसा लगाओगे तो इतना हो जाएगा। कारण वो नहीं चाहता कि उस सेविंग अकाउंट में आपके पैसा पड़ा रहे, क्योंकि सेविंग अकाउंट का पैसा उसके ऊपर लायबिलिटी होती है, वो उसे कहीं नहीं लेके जा सकता। जबकि आप पैसा जो निवेश कर दोगे उसकी किसी स्कीम में, वो फिर आपका नहीं रहा, वो उसका एसेट हो गया, वो कहीं भी निवेश कर सकता है उसे। एक क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में आईएएस में कि इनमें से बैंक का कौन सा, उसमें तीन चार चीजें दी गई थी कि इसमें से कौन सा हिस्सा बैंक का उसका एसेट कहलाता है, कौन सी उसकी परिसंपत्ति कहलाती है। बाकी के सब परिसंपत्ति होंगे। एडवांस यानी जो वो उधार देता है बैंक ने जो पैसा उधार दिया लोगों को, वो उसका एसेट होगा। एसेट क्यों होगा? क्योंकि जो लोगों को उधार दिया है वो ब्याज सहित वापस आएगा, नहीं आएगा। या बैंक ने अगर कहीं निवेश किया हुआ है तो वो भी उसका एसेट होगा। इन्वेस्टमेंट कहीं बैंक ने अगर किया है तो निवेश किया हुआ है, एसेट होगा, वो भी एसेट है। लेकिन जमा एसेट नहीं होता। जो बैंक में डिपॉजिट पैसा होता है आपका सेविंग अकाउंट में, वो एसेट नहीं होता उसका, वो तो लायबिलिटी होती है उसकी। तो उसमें वही एक सही आंसर था कि इनमें से कौन सा एसेट नहीं। तो बैंक में जो जमा पूंजी होती है वो एसेट नहीं होता, वही उसका सही आंसर है। अब आया समझ में देता। संकट तो इसका कारण नहीं है, हाँ, लेकिन एक और चैलेंज है इसका मर्ज करने का, एक और रीजन है। देखो जैसे जैसे इकोनॉमी इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट की डिमांड भी बढ़ रही है। जैसे मान लीजिए कोई सड़क बनानी है, तो अब से 10 साल पहले सड़क 4000-5000 करोड़ रुपए बन जा रही थी, लेकिन अब एक सड़क बनाने के लिए 50,000 करोड़ रुपए चाहिए। अब एक बैंक जो छोटा बैंक है, उसकी जो सीमा है निवेश करने की वो 4000-5000 करोड़ ही है। तो एक बैंक मिलके एक सड़क को फाइनेंस नहीं कर पा रहा था इंडिया में। मतलब बैंक ज्यादा होने के चलते बड़े प्रोजेक्ट को फाइनेंस नहीं कर पा रहे थे। चल काम कैसे रहा था? 3-4 बैंक आपस में मिल जाते थे, कंसोर्टियम बना लेते थे। जैसे सरकार की तरफ से एक प्रपोजल आया कि ठीक है ये सड़क बनानी है, इसमें 50,000 करोड़ रुपए लगेंगे, आप बताइए ये लोन के लिए हम लोगों ने आपको अर्जी दे दी, आप इस लोन को फाइनलाइज करिए। अब इतना बड़ा लोन एक बैंक नहीं फाइनलाइज कर पाता, उसके बाद है ही नहीं पैसा, तो क्या करता था, कंसोर्टियम बनाते थे 4-5 बैंक मिलकर, वो फिर फाइनलाइज करते थे। उसमें और देरी लगती थी। इस बैंक ने प्रपोजल फाइनल कर दिया, अगले के पास जाएगा, फिर अगले के पास जाएगा, फिर अगले के पास। सरकार ने कहा झंझट खत्म, 4-5 को एक जगह मिलाओ। अब क्या हुआ, अब उनके पास कैपिटल बढ़ गया। अब जब 4-5 बैंक एक जगह मिल गए तो कैपिटल एसेट बैंकों का बढ़ गया। अब वो एक ही बैंक फाइनेंस कर सकता है एक किसी बड़े प्रोजेक्ट को, सरकार को ये लाभ हो गया। हाँ, यही तो कारण यही, क्योंकि बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए एक बड़े बैंकों की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे इकोनॉमी इंक्रीज करती है, वैसे वैसे बड़े फाइनेंशियल सिस्टम की या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जरूरत पड़ती है। सरकार ने ये कदम इसीलिए उठाया बैंकों को मर्ज करके। लेकिन कोई भी काम अगर होता है तो उसका ऐसा नहीं होता कि उसमें, देखो कोई काम ना तो पूरी तरीके से गलत होगा और नहीं पूरी तरीके से सही होगा। यकीन रखना ये बात नहीं, आप आईएएस हो जाओगे पूरी तरीके से सही है तो वो बात नहीं। आपको लग रहा होगा कैसे ये तो सबसे ज्यादा ईश्वर मिल गए, उस दिन तो इतनी खुशी मिलेगी, सत्यता का इतना बड़ा अंश मिल जाएगा, अरे आईएएस बन गए ईश्वर की प्राप्ति हो गई ना।
एक दिन ऐसा आएगा कि कमरे में आप अकेले बैठ के और आंसू बहा रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि काश ये नौकरी ना होती, कुछ और कर लेता। ऐसी स्थिति भी सभी के सामने आती है। तो कोई भी चीज पूरी तरीके से सही नहीं होती और ना ही कोई चीज पूरी तरीके से गलत होती है। सब में सही और गलत का अंश कम ज्यादा होता रहता है। इसलिए सरकार का भी कोई काम सही नहीं होता, उसमें भी हर मिक्सअप रहती है चीजें। तो ये ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट से लिखना आप। जब आपको एथिक्स पढ़ाया जाएगा तो आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाई जाएगी, करुणा की थकान। करुणा की थकान, द टायर्डनेस ऑफ कंपैशन, स्पेशली पढ़ाया जाता है। लवास्ता में भी पढ़ाया जाता है। मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, अगर एथिक्स पढ़ाऊंगा। वो होती क्या है? जब आप आईएएस बन जाओगे ना तो आपको बड़ा दुख देखने को मिलेगा लोगों में। मतलब बड़े बड़े दुखी से दुखी लोग आपके पास आएंगे और जनरली जो थोड़े इमोशनल टाइप के लोग होते हैं वो उनके दुख में इतना डूब जाते हैं कि वो उस दुख को अपना दुख समझने लगते हैं। 3 टर्म्स हैं, 3 बातें हैं। एक होती है सिंपैथी, सहानुभूति। एक दूसरी टर्म है एम्पैथी, समानुभूति। और एक तीसरी टर्म है कंपैशन, जिसे करुणा कहते हैं। ये तीनों अलग अलग नहीं, एक ही बात, बस इसमें इमोशंस की इंटेंसिटी चेंज होती है तीनों में। किसी सामने वाले के दुख को समझना सहानुभूति होती है। ठीक है, अरे आप दुखी हो, भाई बहुत खराब बात है, आप दुखी हो, दैट इज सिंपैथी। इसलिए कभी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए किसी के साथ में, मैं आपसे सिंपैथी रखता हूँ, ये गलत बात है। सिंपैथी का मतलब आप समझ रहे हो मैं दुखी हूँ और फिर भी कुछ नहीं कर रहे, तो ये एक नेगेटिव टर्म हो गई कि सिंपैथी नहीं रखनी चाहिए किसी से, सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए। अब इससे आगे अगला कॉन्सेप्ट, जब हम किसी दूसरे के दुख को समझें और उसे दूर करने के बारे में सोचें कि हम इसे कैसे दूर कर पाएं, इसको हम लोग कहते हैं एम्पैथी, समानुभूति। समानुभूति का मतलब यहाँ पे हुआ कि जो दुख और जो दर्द वो महसूस कर रहा है, जो उसको हो रहा है, जैसे माँ बच्चे के दर्द को महसूस करती है जब वो बीमार हो जाए, वो एम्पैथी होती है। पिता नहीं करता, पिता तो सिंपैथी में ही होता है, ये अच्छा दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, दवाई ले ले ठीक हो जाएगा। लेकिन माँ ये चाहती है कि कैसे इसका दर्द कम हो जाए, दवाई ले ले चाहे जो कर ले, लेकिन क्योंकि वो उसे महसूस करती है। दोनों सेम है कैसे? नहीं, दवाई देना और उस दर्द को महसूस करना, दवाई देके उस दर्द को महसूस करके बच्चे के बराबर में बैठ जाना, उसके सर को सहलाना, देखना कि बार बार उठ के देखना कि इसकी तबीयत कैसी है, ये होता है समानुभूति। माँ का इससे एक और कॉन्सेप्ट आगे भी होता है, उसको हम लोग कहते हैं कंपैशन, करुणा। जब माँ विचलित हो जाए कि कैसे ही अभी इसका जो दर्द है वो दूर होना चाहिए, इस वाले भाव को हम लोग करुणा कहते हैं, कंपैशन कहते हैं। तो करुणा क्या हुआ? न केवल किसी दुख वाले इंसान के दुख को समझना, बल्कि इंस्टेंटली उसे दूर करने के बारे में प्रयास भी करना करुणा कहलाएगा। ठीक है, तीनों बातें समझ में आ गई। अब इसे लेके आओ अपने ऊपर। आप एक आईएएस ऑफिसर हो, एक बूढ़ी औरत आई आपके पास, गर्मी का मौसम है, पैरों में उसके चप्पल जूते कुछ नहीं है, मुश्किल से वो चल पा रही है, और वो ये कहती है आके कि उसके पास जो भी आधार कार्ड, राशन कार्ड थे वो सब खो गए, अब उसकी वजह से उसे राशन नहीं मिल पाया। 2-3 दिन से भूखी है, उसके परिवार में किसी ने किया, उसने खाना नहीं खाया, इसी वजह से खाना नहीं मिला उसे, क्योंकि उसके बाद राशन ही नहीं था।
तो आप उसे देख के किस भाव से आप उसको डील करोगे। सबसे पहले तो सहानुभूति आएगी, देखते हैं कि वास्तव में पेनफुल स्थिति में वो आपके पास आई है कि आप उसकी कुछ मदद कर पाओ, लेकिन आप मदद इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कानून से आप बंधे हुए हो। ये केस स्टडी बता रहा हूँ, वो जो तुम पूछ रहे थे, ये ऐसे नहीं होती हैं, ऐसे होती हैं चीज़ें। जब तक आप इनको समझ में नहीं आएगा तब तक कैसे पता चलेगा। आप कानून से बंधे हुए हो, कैसे पता चले कि यही मान लो वही लाभार्थी है वास्तव में जिसको ज़रूरत है। तो कोई कागज़ तो होना चाहिए उसका, लेकिन उसकी बातों में इतनी सच्चाई आपको झलकती है कि नहीं, ये महिला बिल्कुल सत्य कह रही है। अब आप उसके दुख को न केवल समझ रहे हो बल्कि महसूस भी कर रहे हो। अब आप में एम्पैथी का भाव आएगा। अब आप ये चाहोगे कि मैं क्या कर सकता हूं इसके लिए, ये क्या कर सकती हूं इसके लिए। फिर जब वो आपको बताती है कि मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया और मेरा गांव यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर दूर है, मैं वहाँ से पैदल ही आई हूँ, अगर ऐसा भी वो आपको बताए, तो फिर आप ये सोचोगे कि कैसे ही इसका जो ये परेशानी है दूर की जाए। और आप उस परेशानी को न केवल महसूस करते हो बल्कि उसमें जीते भी हो। आपको कुछ अपनी ऐसी स्थिति आ जाएगी, यार मैं भी कभी ऐसी स्थिति में फंसा था। ये होता है करुणा। और जब ये करुणा का भाव आ जाए तो आप फिर न केवल उसके दुख को दूर करने की कोशिश करते हो बल्कि इंस्टेंटली दूर करने की कोशिश करते हो, है ना। करुणा समझ रहे हो? तीनों में अंतर समझ में आया? अब अगर लगातार ऐसी कोई महिला रोज आपके पास आए तब फिर करुणा आएगी आपके अंदर। इसे कहते हैं करुणा की थकान, द टायर्डनेस ऑफ कंपैशन। फिर आप लोग ये कहोगे कि मैं क्यों आ गया है। जैसे ट्रॉमा वाले डॉक्टर होते हैं ना, जो सर्जन होते हैं, जनरली ड्रिंक करने लगते हैं, आदत होती पड़ जाती है उनको शराब पीने की। क्यों? क्योंकि वो थक जाते हैं इतनी परेशानी और दुख को देख देख के कि पागल होने लगते हैं, बिना वो पिए सो ही नहीं पाते। ये तो सर्जन डॉक्टर की बात बता रहा हूँ, उसी ने मुझे बताया ये। मतलब वो बहुत यहाँ के मेरठ के बहुत प्रोमिनेंट डॉक्टर हैं, सर्जन। उन्होंने कहा, मैंने कहा सर आप इतने बड़े लेवल पे आप ये काम करते हो। मैंने कहा थोड़ा तो, उन्होंने कहा क्या करें, मजबूरी, इतना ट्रॉमा आता है डेली, इतना ट्रॉमा आता है, झेल ही नहीं पाते हो। इसको कहते हैं करुणा की थकान, द टायर्डनेस ऑफ कंपैशन। तब आप क्या करोगे? और आप विवश हो, कुछ करने के लिए विवश हो। उस महिला की आपके पास कागज के बिना उसकी मदद करने का कोई तरीका नहीं है। आप करुणा देख रहे हो उसकी, आपके अंदर करुणा जागृत हो गई, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपके पास आप बंधे हुए हो कानून से। मन करेगा नहीं कि यार इससे क्या फायदा, क्या फायदा हुआ इस कुर्सी पर बैठने का। इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ करके आए और आज इस स्थिति में है कि एक महिला की मदद नहीं कर सकते, या एक बेनिफिशियरी जो एक वास्तव में लाभार्थी है उसको हम लाभ नहीं पहुंचा सकते, अपना काम ही नहीं कर सकते उसके फेवर में। तो ये डिलेमा होगा नहीं होगा? रोने का मन करेगा नहीं? नहीं करेगा? करेगा। और जब पहुंचेंगे ना, जो लोग पहुंचेंगे वो ऐसा सोचेंगे भी, क्योंकि जो लोग वहां तक पहुंचते हैं ना उनमें ये सब चीजें होती हैं। एक और मैं आपको एग्जांपल दूं, वो मेरे फ्रेंड का ही है, दोस्त का ही है। उसने मुझे बताया, ये वो पुलिस में था, वो आईपीएस था, मध्य प्रदेश कैडर का। शायद मैंने कुछ लोगों को बताया हुआ किस्सा। जब उसकी पहली पोस्टिंग हुई तो एएसपी जबलपुर था शायद उस समय। रात को 3 बजे उसके पास फोन आया, नहीं
हाँ, रात को 3 बजे उसके पास फ़ोन आया सरकारी हॉस्पिटल से कि एक महिला की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आग से जल गई है। जब वो वहाँ गया उसे पता चला कि ससुराल वालों ने उसको बड़ी बेदर्दी से जला के मार दिया। वो महिला डॉक्टर ने बताया कि मुश्किल से ही 15-20 मिनट जिंदा रहेगी, इसके बाद इसके बचने की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि 90% वो जल चुकी। वो उसके पास गया, वो जो लड़की थी वो उसकी तरफ देख के और उसकी आंखों में आंसू आ गए उस लड़की के, और वो कह रहा था कि वो मेरी तरफ ऐसे देख रही थी कि भाई देख, मेरे साथ तो इन्होंने कर दिया ये, लेकिन तू इन्हें छोड़ना मत, ये मेरा तुझे करना पड़ेगा, ये मेरा न्याय है, तू ही करेगा। तो उसने इशारों से उसे बातें बताई कि उसके साथ क्या हुआ। उसने कहा मेरे मन में इतना ज़्यादा गुस्सा था, एक तो पहली पोस्टिंग IPS ऑफिसर और ऐसा अन्याय होता हुआ देख रहा था, लड़की बयान दे रही थी अपनी, उसने वो लिखा और उसने मुझे बताया कि मैंने उसे ये एहसास करा दिया कि तू अच्छा, उसकी कोई बहन भी नहीं थी, तो उसने कहा कि मैंने उसे एहसास करा दिया कि देख, तू मेरी बहन है और तू चिंता मत कर, जिन्होंने भी ये किया है वो जाएंगे तो जरूर, उन्हें उनकी करे की सजा जरूर मिलेगी। 15-20 मिनट बाद उसकी मृत्यु हो गई लड़की की। वो जैसे ही बाहर आया तो SO जो था वहाँ पे, वो उसके पास आया, उसने कहा सर 20 लाख का ऑफर है, जो दूसरी पार्टी है वो 20 लाख देने के लिए तैयार है। तो उसने SO का कॉलर पकड़ा, उसने कहा तुझे भी और उस पार्टी को भी, दोनों को वहाँ पहुँचाऊंगा जहाँ कोई नहीं गया होगा, और तुझे बोल रहा हूँ मैं 24 आवर्स में जितने भी एक्यूज हैं सब जेल में होने चाहिए, यहाँ थाने में मेरे सामने लेके आए। उसको समझ में आ गई बात, 24 घंटे में पकड़ा, सबको अंदर किया जितने भी लोग, और उसने खूब मारा, बढ़िया करके उनकी सुटाई करी। उसके बाद वो जेल भेजे, बाद में खुद पैरवी की केस की, एक मिनट केस की उसने पैरवी की और उन्हें सजा करवाई उसने। लेकिन अब वो क्या कहता है, वो कह रहा है कि यार पुलिस में आने के बाद ये मेरा पहला अनुभव था, लेकिन उसके बाद मैंने देखा लगातार ऐसे मामले मेरे सामने आते हैं जिनमें बहुत स्थिति खराब होती है लोगों की। अब मैं थक गया, अब मुझे देखते किसी को मन में वो एहसास नहीं आ पाता करुणा का जो पहले आ पाता था। जैसे पहले मैं किसी के दुख को देख के बड़ा विचलित हो जाता था, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। कोई मेरे सामने आदमी मर रहा होता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। इसे कहते हैं करुणा की पुकार, द टायर्डनेस ऑफ कंपैशन। ये सब अधिकारियों के सामने आती है और हर अधिकारी से डील करता है, क्योंकि ये सेल्फ कंट्रोल के ऊपर, सेल्फ डीलिंग के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर है। डील कैसे करोगे इसे? अच्छा ये बताओ, आप में से जब लोग परेशानी में होते हो, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है अंदर से, मेरे पास बहुत बार फ़ोन आते हैं स्टूडेंट्स के, तो आप जब अंदर से बहुत दुखी होते तो क्या करते हो? तो और ख़राब है, वो बाहर आना चाहिए। अगर दुख अंदर रुक गया तो वो अंदर से डिस्ट्रक्शन करेगा, एक नेगेटिव एनर्जी वो बाहर आनी चाहिए। क्या करते हो? एक्सरसाइज। तो चलो तुम कर सकते हो, बाकी तो नहीं कर सकते होंगे, एक ठीक तरीका है वो भी। लेकिन एक्सरसाइज फिजिकल है, जबकि जो दुख होता है वो इमोशंस को हर्ट करता है, उससे भी बहुत बढ़िया काम नहीं चल पाएगा। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, 2-3 तरीके हैं, उनमें से जो आपको सही लगे वो करना। देखो, जब कोई हर्ट होता है और इमोशनली हर्ट हो तो फिर इमोशंस अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं।
और इसीलिए पेन होता है। पेन में ही इमोशंस अनकंट्रोल्ड हो, कभी कुछ भावना आएगी, कभी कुछ मन करेगा किसी चीज़ का, तो सबसे पहला ये करना होता है कि इमोशंस को कंट्रोल करिए। कंट्रोल कैसे किया जाए? तो उस दुख को नियंत्रित करने की कोशिश करो, डाइवर्ट करने की कोशिश करो, एक दूसरी दिशा दिखाने की कोशिश करो। क्या कर सकते हैं? अगर आपका पढ़ने लिखने में बड़ा इंटरेस्ट है तो डायरी लिखिए, उस घटना को डायरी में डिस्क्राइब कर दीजिए। कोई शेर लिखिए, शायरी लिखिए अगर लिखने का मन करता है तो। एक तरीका तो ये है कि डायरी लिखिए। एक तरीका ये है, अगर किसी के पास कोई ऐसा दोस्त है, फैमिली मेम्बर्स हैं जिनसे वो चीज़ें शेयर की जा सकती हैं, तो आप उनसे वो चीज़ें शेयर कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल कॉन्फिडेंट लोगों के साथ में, वो सबके साथ में नहीं, जो सही दिशा और दशा दे सके। तीसरा तरीका, खुद से बात करिए, अपने आप से सवाल करिए, अपने आप से बातें करिए, अपने आप को समझाइए। शीशे के सामने खड़े होकर खुद से बात कितने लोगों ने की है आज तक? अरे झूठ मत बोला करो आप। की है? क्या की है? कैसे दिख रहे हो आज? वाह क्या बात है, आज तो बस मजा आ गया, इतना बढ़िया दिख रहे हो। इसके अलावा बताओ। देखो, खुद से बात करने का मतलब होता है कि अपने ऑब्जेक्टिव्स को खुद को बताना। आप क्या हो, क्यों आए हो यहाँ पर, क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे और क्या हो रहा है, क्या करने की जरूरत, इन सब चीज़ों को आप डिस्क्राइब करिए, खुद को डिस्क्राइब करिए। एक तीसरा तरीका ये है, खुद से बात करिए। ये 3 तरीके हैं उस इमोशंस को कंट्रोल करने के, धीरे धीरे अपने आप ही। ये करुणा की थकान को दूर करने का एक तरीका है, ठीक है। लेकिन चलिए ठीक है, इतना करते हैं, फिर कभी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आसान नहीं होता लेकिन ये करते, आप लोगों को आसान लग रहा होगा, लेकिन ये आसान नहीं होता।